Hey everyone, welcome to my YouTube channel. हाय एस्पिरेंट्स। आज हम जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो है मानचित्र। देखा जाए तो आमतौर पे ये चैप्टर्स लोग छोड़ देते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, पर हाँ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए मानचित्र से रिलेटेड। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ते तो शायद पता नहीं चलता कि मानचित्र में इतनी वैराइटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें इस चैप्टर से पता चलेगा। तो हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का चैप्टर है मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे मानचित्र के बारे में बताया जा रहा है कि मानचित्र हमारे लिए कितना उपयोगी है और किस तरह से उपयोगी है। तो इसके बारे में उसकी विशेषता एक तरह से समझी जाए तो ये सब विशेषता बताई जा रही हैं। हम आते हैं मानचित्र जो है कितने प्रकार के होते हैं। जैसे भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप हम मार्केट से लेके आते हैं। जब हम स्टडी वगैरह करते हैं या बेसिकली देखा जाए तो हम दो ही मैप लेते हैं, या तो फिजिकल या तो पॉलिटिकल। तो फिजिकल मैप की देखिए क्या खासियत होती है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो जो हम फिजिकल मैप लेके आते हैं उसकी डेफिनेशन ये है, शायद बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी जब तक ये चैप्टर न पढ़ें, कि जो हम फिजिकल मैप लेके आते हैं उसकी एक्चुअली में विशेषता क्या है। फिजिकल मैप में आपको गांव शहर का नाम नहीं दिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ पर्वत, पठार, मैदान, नदी ये सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। फिर हमारा दूसरा मैप होता है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, महानगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो जो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है वो होता है जहाँ पे हमें, ये हमारा पॉलिटिकल मैप हो गया। तो इसमें जो होता है गांव शहर का नाम बताया जाता है, जो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है। फिर देखिए यहाँ पे एक और मैप के बारे में बताया जा रहा है, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र के बारे में बेसिकली हम लोग नहीं जानते हैं उतना, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के अलावा भी एक मैप होता है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो ये जो मानचित्र है इसके 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो देखिए इसमें दूरी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का एक अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर का दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर।
देखिए ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि जैसे हमारे घर से जो हमारा विद्यालय है, स्कूल है, अगर वो 10 किलोमीटर दूर है तो 10 किलोमीटर मैप पे नहीं दिखाया जा सकता है 10 किलोमीटर की दूरी। तो उस 10 किलोमीटर को एक पैमाने के अकॉर्डिंग दिखाया जा सकता है कि 2 सेंटीमीटर पे। अगर 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होता है तो हम मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर अगर कहीं पे दिया है तो हम मान सकते हैं कि वो दूरी 5 किलोमीटर की बात की जा रही है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अगर हमें पैमाने के बारे में पता है तो थीमेटिक जो मैप होता है तो उस पे जो पैमाना दिया गया रहता है, जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, तो अगर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अगर 5 किलोमीटर है तो वहाँ पे कितने सेंटीमीटर दिए गए हैं उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। अगर कोई बहुत जैसे कि अगर हम एक ही देश की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे दर्शा सकते हैं, पर अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं और एक देश से दूसरे देश के बीच की दूरी की बात करें तो 5 सेंटीमीटर का मतलब हम यहाँ पे 500 किलोमीटर मान सकते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो जो हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर तो ये हमारा छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, और 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर ये हमारा हो जाता है छोटा पैमाना। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम एक बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्रों को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो बेसिकली छोटे पैमाने वाले मानचित्र से ज़्यादा ही हमें जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो एक ही स्टेट के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैप दिया गया है, इसमें देखिए बताया गया है कि कौन क्या क्या कहाँ पे से ये एक बॉर्डर बना के दिया गया है। ये खेल का मैदान है, यहाँ सामुदायिक केंद्र है जो येलो कलर से बताया गया है। यहाँ देखिए लाइट पर्पल कलर में हमें बताया जा रहा है POAB, ये रास्ता दिखाया गया है। यहाँ पे दुकानें बताई जा रही हैं, ये पेड़ है। यहाँ पे देखिए घर का नक्शा दिया गया है, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर। ये फलोद्यान है मतलब बगीचा है। यहाँ पे विद्यालय है। अब इधर से हम ऐसे जाता हुआ एरो दिखाया जा रहा है। तो ये एक पैमाना बताया जा रहा है कि दूरी कितनी है। अब यहाँ पे 50 मीटर दिया है पैमाना और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूरी कितनी है कहाँ से। फिर देखिए यहाँ बताया जा रहा है दिशा। ये हमेशा हम अगर प्लस का एरो बनाते हैं तो ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और हमारी जो बाईं साइड होती है पश्चिम और पूर्व होता है दाहिनी साइड। दिशा का ज्ञान देखिए कैसे दिया जाता है। अधिकतर मानचित्रों पे ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। जैसे ये हमारा हो गया उत्तर पूर्व और ये हमारा हो गया दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व कैसे, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पश्चिम है, तो उत्तर और पश्चिम हो गया ये। और इधर हमारा आ गया ये उत्तर और ये हो गया पूर्व, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। फिर इधर देखिए ये हमारा दक्षिण है और ये पूर्व है, तो ये हो जाएगा दक्षिण और पूर्व। और ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा ये। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 4.1 ये जो इमेज हमारा है 4.2 है, इधर 4.1 इमेज में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा, जो हमने भी पिछले पैरा में देखा था जो इमेज, उसके बारे में बात की जा रही है कि वहाँ से दुकान का जो दिशा है सारी चीज़ों की, जैसे ये है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी दिशा क्या है।
अब विकास के घर से जो है वो सामुदायिक केंद्र की दिशा क्या है, तो ये देखिए सीधे है, इधर है, इसको हम उत्तर मान के चलते हैं। शीला का घर इसके बाएं तरफ है, मतलब पूर्व में है। फिर दुकानें जो हैं इसके पश्चिम में हैं। तो इस तरह से दिशा। अब अगर यहाँ से हमें ये खेल के मैदान को देखना है या कुएं को देखना है, तो ये खेल का मैदान हमारा इधर आ गया। ये हो गया हमारा उत्तर दिशा और ये इधर हो गया हमारा पूर्व दिशा। अब पूर्व और उत्तर के बीच का जो दिशा है ये, इसको हम उत्तर पूर्व दिशा कह सकते हैं या कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि विकास के घर से खेल का मैदान किस दिशा में है, तो हम इसकी सही जानकारी दे सकते हैं कि ये उत्तर पूर्व दिशा में है। और विकास के घर से सामुदायिक केंद्र कहाँ है, तो हम बता सकते हैं कि सामुदायिक केंद्र जो है उत्तर दिशा में है और दुकानें जो हैं पश्चिम की दिशा में हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की होती है। ये जो एक मोबाइल में एप्लीकेशन भी होते हैं दिशा के ज्ञान के लिए, अभी मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, ये उसी की बात की जा रही है। उसको आप फ़ोन में अगर आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर किसी दिशा का ज्ञान करना है, तो उसको ऑन करके अगर फ़ोन को लेके घर में रख देते हैं, तो आप जिस दिशा का भी ज्ञान करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि कौन सी दिशा है, तो उस फ़ोन में उस एरो के अकॉर्डिंग बता देता है कि आपके घर में ये दिशा कौन सी है। बहुत से लोग उसका यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे प्रतीक के बारे में बताया जा रहा है। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। तो किसी भी मानचित्र में एक प्रतीक जो है वो उसका तीसरा मेन फैक्टर होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंग, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अब जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जैसे मैप पे चीज़ों को दिखाया जाता है, तो हर जगह कहीं घर बना के, कुआं बना के ऐसे नहीं दिखाया जा सकता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे मैप में कहीं ऐसा बनाया जा रहा है चिन्ह, तो उसका मतलब हो गया कि वहाँ पे पेड़ या घास है। अगर ऐसे चिन्ह बनाए जा रहे हैं तो उसका मतलब वहाँ पे बस्ती और कब्रिस्तान है। फिर इस तरह से जो भी PTO, PO, PS करके सिंबल होते हैं, उसे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस या पुलिस स्टेशन हो सकता है या है। फिर ये सब देखिए, इससे समझ में ही आ रहा है, ये जो सिंबल दिखा रहा है कि मंदिर, मस्जिद या चर्च वगैरह का सिंबल है। तो इससे पता चलेगा इस सिंबल से कि यहाँ पे मंदिर, गिरजा घर, मस्जिद और छतरी जैसा जो सिंबल है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं मैप में। अगर हमें मैप में देख के पता करना है कि नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल कहाँ पे है, तो जो ये सिंबल है, ये जहाँ पे भी सिंबल दिखेंगे वहाँ पे हमें, जैसे ये कुएं का सिंबल देख लीजिए, ये नहर हो गया, नदी हो गई, नहर हो गया, नाले हो गए, पुल हो गया, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको ऐसे प्राप्त होती है। और अगर कहीं पे मैप में ऐसे निशान दिए गए हैं, तो ये सीमा जो होती है, सीमा का निर्धारण इससे किया जाता है। मतलब इस निशान से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे सीमा है, किसी राज्य की, दो राज्यों के बीच की सीमा हो गई। तो ये जो सीमा को दर्शाता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राज्य और एक जिला की सीमा को दर्शाता है। अगर कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कहीं राज्य की सीमा है या कहीं जिला की सीमा है। फिर ये जो सड़कें हैं, ये पक्की सड़क और कच्ची सड़क, ये जो है सड़क, ये कच्ची सड़क और ये पक्की सड़क का सिंबल है। फिर हम इधर आते हैं रेल की लाइन, पटरी वगैरह की। तो ये जो है, ये बड़ी लाइन है रेल की, ये मीटर लाइन है और ये रेलवे स्टेशन का सिंबल है। तो इस तरह से इन सिंबल से हमें पता चलता है कि मैप में कहाँ पे क्या है। फिर हम आगे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये जैसे पेड़ पौधे हो गए, यहाँ पे ये छतरी जैसा सिंबल हो गया, ये देखिए यहाँ पे ये चर्च या मस्जिद है कुछ। फिर ये पौधे हो गए, यहाँ विद्यालय है, यहाँ मंदिर है, ये देखिए यहाँ नदी दिखाया जा रहा है उसी तरह से। और ये भी यहाँ पे कब्रिस्तान जैसा कुछ दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए चर्च जैसा कुछ दिखाया जा रहा है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ ये रेलवे स्टेशन है और ये दिशा दिखाई जा रही है कि इधर ये उत्तर है।
ये हमारा पुल वगैरह जैसा कुछ दिखाया जा रहा है। तो इस तरह इस सिंबल से हम पता कर सकते हैं। ये पुलिस और टेलीफोन ऑफिस हो गया, अरे पोस्ट और टेलीफोन ऑफिस हो गया, ये पुलिस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। तो ये सिंबल हमें दिया गया है समझने के लिए। अब जैसे ये देखिए, इसको हम नहर मान सकते हैं, या नदी तालाब, कुछ ऐसा तालाब मान सकते हैं इसको। ये नदी तो नहीं होगा, तालाब होगा। तो इससे हमें पता चलता है ये सुंदरपुर गांव और उसके आसपास का क्षेत्र है। आगे आते हैं, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो एक स्पेसिफिक कलर का भी यूज़ किया जाता है चीज़ों को दिखाने के लिए। फिर हम आते हैं रेखा चित्र पे। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। तो जो रेखाचित्र मानचित्र होता है वह कच्चा आरेखण होता है जो बनाया जाता है। फिर देखिए यहाँ खाका के बारे में बताया जा रहा है। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो खाका की डिफिनेशन क्या हुई कि एक छोटे से क्षेत्र का जो है बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आओ कुछ करके सीखें। स्कूल भुवन NCERT वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। ये मानचित्र के लिए बताया जा रहा है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और हमारा ये मानचित्र वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सच में पता चलेगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मैप लेके आते हैं और हमको समझ में नहीं आती है कि एक्चुअली में यहाँ पे जो मैप में दी गई चीज़ें हैं, सिंबल्स हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं और इसके बाद आप मैप देखते हैं तो शायद आपका मैप देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल जाए, थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाए, अच्छे से समझ में आए। इसके लिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।